शेयर हो गई फिर? हाँ। बच्चों फाइल शेयर हो गई? फाइल मुराद एक पिक्चर शेयर की है बच्चों। बेटा यहाँ पे शेयर कर दूं पिक्चर, कोई अलग बात है क्या? नजर आ रही है आप लोगों के सामने? पिक्चर आ गई? ठीक है। अभी जरा कल की बातों को और इसको जरा अब समझना है। हमारे बुक पेज, बच्चों बुक पेज 206 भी ओपन करें। बुक पेज 206 भी ओपन करें। बुक पेज 206 भी ओपन करें। बच्चों जब पिक्चर शेयर कर दी तो फिर अब इसको पीडीएफ करने की क्या जरूरत है? अच्छा, क्लास अटेंड नहीं कर सकी थी ये कह रही। ठीक है बच्चों, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। फाइल भी शेयर कर दूंगा मैं, ग्रुप में शेयर कर दूंगा या यहीं पे शेयर कर दूं, कोई इशू नहीं, आप सबको दे ही दिए। अच्छा सुने बच्चों, अब काम पे बात आ जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शुरू करते हैं बच्चों। शॉर्ट में लिखते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शॉर्ट में लिखते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शॉर्ट में लिखते हैं ECS। दिस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज ECS का दूसरा नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का दूसरा नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। क्लियर है? बोर्ड पे लिखा बच्चों मैंने सिर्फ नाम लिखा और कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम लिखा रिएक्टिविटी सीरीज, बस मैंने बोर्ड पे इतनी सी बात लिखी है। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप अपने पास लिख लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों हमारी बुक में, हमारी सिलेबस की बुक में, ठीक है, हमारी सिलेबस की बुक में जो चार्ट गिवन है वो चार्ट भी, और जो आज मैंने ये जो पिक्चर शेयर की है ये वाली लिस्ट भी, चार्ट भी, ये जो चार्ट अरेंज हुआ है बच्चों, आप देखें कि जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है। और जो वैल्यूज हैं वो -3 से स्टार्ट हो रही हैं, फिर -2, फिर -1, और फिर होते होते हाइड्रोजन पे आके ये 0 हो जाती हैं, और फिर हाइड्रोजन के बाद कॉपर में प्लस, सिल्वर में प्लस, गोल्ड में प्लस की तरफ जा रही हैं। यानी वैल्यूज जो हैं, और से सुनते रहना, माइनस से प्लस की तरफ जा रही हैं। और ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। किसकी वैल्यूज हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बच्चों, लिथियम Li+ जो है, ठीक है, Li+ जो है वो Li न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। आपके सामने इक्वेशन लिथियम की मौजूद है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सबसे टॉप पे देखें, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है लिथियम का। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये टॉप टू बॉटम, ये सारी जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, जो माइनस से नीचे की तरफ जाएं तो क्या हो रही है? प्लस में जा रही है। इसका मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई ये बात? सबसे पहले तो आपको यही बात पता होनी चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अगर आप बुक पेज
206 भी साथ साथ फॉलो कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। बुक पेज 206 के ऊपर भी चार्ट गिवन है, उसमें भी देखें यही वाला चार्ट है, यही वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन तो उसमें भी देख लें कि वैल्यूज माइनस से सबसे टॉप पे लिथियम ही है उसमें, और सबसे एंड में, इस लिस्ट में तो वो नहीं है लेकिन सबसे एंड में वहां पे फ्लोरीन है, ठीक है। उस लिस्ट में सबसे एंड में फ्लोरीन है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट इज लिथियम और एंड में फ्लोरीन है। तो इसके मत सुनो बच्चों, अभी सुनना शुरू करो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अभी आप सुनना शुरू करो, जब मैं लिखवा दूंगा फिर आप वो करना, थोड़ा जस्ट थोड़ा वेट करो, भी टॉपिक शुरू हुआ है। तो लिथियम रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो जो माइनस से प्लस में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इस पिक्चर की बात कर लें या बुक की बात कर लें, जो लिस्ट गिवन है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल माइनस से प्लस में जा रहा है, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है, या रिएक्टिविटी, इसका दूसरा नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज। आप डेफिनेशन बच्चे लिख लें कि इज द लिस्ट और सीरीज ऑफ द एलिमेंट, इट इज द लिस्ट और सीरीज ऑफ द एलिमेंट अरेंज्ड, it is the list or series of the element arranged on the basis of, it is the list or series of the element arranged on the basis of increasing order of reduction potential values. It is the list or series of the element arranged on the basis of इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। बात समझ में आ गई? पहले पूरा लिखवा दूं, पूरा समझा दूं, फिर सवाल करना, अब बीच बीच में सवाल नहीं करना। क्लियर? हेडिंग लिखें बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा माइनस से प्लस में जा रही वैल्यूज का मतलब है डाउन द ग्रुप कह लो या कुछ भी कह लो, ये इंक्रीज हुआ ना, माइनस से प्लस वैल्यूज का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। चलें जी, अब हेडिंग लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईसीएस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईसीएस लिखना शुरू करें इसमें। All elements above hydrogen, all elements above hydrogen act as anode and they are oxidized. All elements above hydrogen act as anode ठीक है, 2 3 5 7 ठीक है, कर दूंगा मैं। All the elements above hydrogen act as anode and they are oxidized. All the elements above hydrogen act as anode and they are oxidized. दूसरा लिखें, all elements below hydrogen, all elements below hydrogen act as cathode and they are reduced, act as cathode and they are reduced. All elements above hydrogen act as anode and they are oxidized. All elements above hydrogen act as anode and they are oxidized. और सेकेंड पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन एक्ट एज कैथोड एंड दे आर रिड्यूस्ड। यानी जब भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, यहां तक तमाम एलिमेंट्स को हाइड्रोजन से पेयर करेंगे तो लिस्ट के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह रही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह रही है कि
अबव हाइड्रोजन वाला एनोड बनेगा और तो डेफिनेटली फिर हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, कैथोड। तो कल हमने जो पढ़ा बच्चों कि जब हमने जिंक और हाइड्रोजन को मिलाया था तो सवाल जहन में आया था कि जिंक को क्यों एनोड बना दिया और हाइड्रोजन को क्यों कैथोड बना दिया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस सवाल का हमें जवाब दे रही है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जब भी हाइड्रोजन से पेयर किए जाएंगे तो अबव हाइड्रोजन वाला एनोड बनेगा, जिसकी वजह से हमने जिंक को एनोड बना दिया और फिर जब दूसरा हाइड्रोजन है उसको कैथोड बना दिया। अच्छा, और यही लिस्ट हमें जवाब दे रही है कि जब हमने बिलो हाइड्रोजन वाले की बात करते हैं, जब हम हाइड्रोजन को बिलो वालों के साथ पेयर करेंगे, लाइक कॉपर और हाइड्रोजन को पेयर किया, तो कॉपर को जो बिलो वाले होते हैं वो बनते हैं कैथोड। तो हमने कॉपर को बना दिया कैथोड और हाइड्रोजन को बना दिया एनोड। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया कि क्यों जिंक को एनोड बनाया, क्योंकि वो अबव हाइड्रोजन है। क्यों कॉपर को कैथोड बनाया, क्योंकि वो बिलो हाइड्रोजन है। समझ में आ गई बात? जो लिखवाया वो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। Elements are arranged in order of reactivity. In order of reactivity. Elements are arranged in order of reactivity. बच्चों इस लिस्ट का नाम, दूसरा नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। तो लिस्ट के मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के लिहाज से अरेंज किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टॉप ऑफ द लिस्ट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड बॉटम ऑफ द लिस्ट आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। यानी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, लाइक lithium, like potassium, like calcium, like sodium, like magnesium, they all are most reactive elements are on the top of the list। और जो least reactive हैं वो क्या हैं? वो bottom of the list हैं। ठीक है, तो जब भी इस लिस्ट का नाम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं उनको टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया है और जो कम रिएक्टिव हैं उनको बॉटम ऑफ द लिस्ट रखा गया है। क्लियर हो गई बात? आगे लिखते जाएं। पहले पूरा लिख लें फिर सवाल कीजिएगा बच्चों। आपके बहुत सारे सवाल का जवाब आप लिखते जाएं, क्लियर होते जाएंगे। लिखें रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ब्रैकेट में लिख लेना एजेंट। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ब्रैकेट में लिख लेना एजेंट decreases from top to bottom in the list, decreases from top to bottom in the list। और अगला पॉइंट लिखें ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ब्रैकेट में लिखना एजेंट increases from टॉप टू बॉटम इन द लिस्ट। इस पूरे जुमले का मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ब्रैकेट में लिख लें एजेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द लिस्ट। और अगले जुमले में लिखा है, मैं उसी साथ ही लिख रहे हैं कि अगले पॉइंट में ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ब्रैकेट में लिख लिया एजेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द लिस्ट। इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे कम हो रही है और ऊपर से नीचे बढ़ क्या चीज रही है? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। इसका मतलब यह हुआ कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मैंने ब्रैकेट में लिखा बेटा बच्चों, लिखवाया रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मीन रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम हैं, दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे आते जाएंगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। ठीक है, तो नीचे आते आते रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वीक हो गई, तो फिर स्ट्रॉन्ग क्या चीज जाएगी बॉटम में? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। जो बॉटम ऑफ द लिस्ट है दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बॉटम में है दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 2454 बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। 1842 बच्चे मुझे पढ़ाने दो, समझ में आएगा सब, मुझे पढ़ाने दो, पहले क्लियर करूंगा आप लोगों के पॉइंट्स। तो मैंने कहा जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, इस लिस्ट के मुताबिक लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सबसे नीचे हैं, ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, वीक होती जा रही है, और जो सबसे नीचे हैं वो, ठीक है बेटा अच्छी बात है 2425, जो सबसे बॉटम में है दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस लिस्ट में तो नहीं है, ये दो शॉर्ट लिस्ट है जो बुक में है, उसमें सबसे एंड में जो लिखा हुआ है फ्लोरीन, तो आप लिख सकते हो बेटा कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हो लिथियम इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और सबसे नीचे इस लिस्ट में नहीं है तो शॉर्ट लिस्ट है, समझाने के लिए है, बुक में कंप्लीट लिस्ट है, उसमें सबसे एंड में है फ्लोरीन विच इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर जो डायग्राम आपके सामने शेयर की गई है बच्चों, इस पर भी आ जाओ, पिक्चर शेयर की है इस पे भी आ जाओ, तो बच्चों आपके सामने इसमें दो एरोज बने हुए हैं। तो लेफ्ट साइड पे देखो लिखा हुआ मेटल रिड्यूसिंग एक्टिविटी इंक्रीज, और दूसरी तरफ मेटल ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग हो रहा है, ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रांग हो रहा है। हाइड्रोजन से ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट हैं और हाइड्रोजन से नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, यूं समझ लो। अगला लिखो बेटा, अगला लिखो, आगे लिखो। द एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन, द एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन, द एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन have negative electrode potential. The elements above hydrogen have negative electrode potential. और आगे लिखें, all elements below hydrogen have positive electrode potential. All elements above hydrogen have negative electrode potential. और नीचे लिखें all elements below hydrogen have positive electrode potential. All elements above hydrogen have negative electrode potential. All elements above hydrogen have positive electrode potential. बच्चे आप समझ में आया जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में क्यों है? क्योंकि वो अबव हाइड्रोजन है। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में क्यों है? क्योंकि वो अबव हाइड्रोजन है। और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में क्यों है? क्योंकि वो बिलो हाइड्रोजन है। क्लियर हो रही है बातें आहिस्ता आहिस्ता? जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अबव हाइड्रोजन है इन द ECS।
all the elements above hydrogen have negative electrode potential and all the elements below hydrogen have positive electrode potential. तो हमने जिंक की वैल्यू -0.76 लिखी हुई है, कल भी पढ़ी और आज भी इस चार्ट में जिंक की वैल्यू -0.76 लिखी हुई है और कॉपर की वैल्यू +0.34 लिखी हुई है। तो कॉपर जो है वो बिलो हाइड्रोजन है, तो बिलो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में है, जो अबव हाइड्रोजन है जैसे कि जिंक उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में है। क्लियर है बेटा? मैं पूरी समरी करूंगा, लिखवाने तो दो। आगे लिखो। अब लिखें बच्चों नोट करके ये बुक का पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, नोट करके लिखें। मैंने कहा है पहले मुझे पूरा लिखवाने दो, फिर समरी भी करवा दूंगा, सारे सवालात का जवाब मिलेगा। लिखें, नोट करके लिखें। इन ECS there is decreasing tendency, नोट करके लिखें। इन ECS there is decreasing tendency from top to bottom to lose electrons. In ECS there is decreasing tendency from top to bottom to lose electrons. ब्रैकेट में लिख लो अंडरगो ऑक्सीडेशन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज्ड। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। और ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग एजेंट भी वीक हो रहा है, तो ऊपर से नीचे ऑक्सीडेशन भी कम होती जा रही है, वीक होती जा रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, सबसे ज्यादा इजीली ऑक्सीडेशन भी उसी में होगी, और जिसमें ऑक्सीडेशन इसलिए होगी वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। दोबारा बता रहा हूं, इन ECS देयर इज डिक्रीजिंग टेंडेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट में लिख लें अंडरगो ऑक्सीडेशन and increasing tendency to gain electron, and increasing tendency to gain electron। ब्रैकेट में लिख लें अंडरगो रिडक्शन an increasing tendency to gain electron। ब्रैकेट लिख लें अंडरगो रिडक्शन। पैराग्राफ चेंज करके बच्चों लिखें in other words the reducing strength, ब्रैकेट लिख लो एजेंट। in other words the reducing strength, ब्रैकेट लिख लो एजेंट, decreases and oxidizing strength ब्रैकेट लिख लें एजेंट, increases from top to bottom in the ECS, for example lithium is the strongest reducing agent, and F2 is the strongest oxidizing agent। पूरा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पूरा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुने। इन ECS there is decreasing tendency from top to bottom to lose electron, ब्रैकेट में लिख लें अंडरगो ऑक्सीडेशन, and increasing tendency to gain electron,
ब्रैकेट लिखे अंडरगो रिडक्शन, पैराग्राफ चेंज करके लिखें इन अदर वर्ड्स द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ब्रैकेट लिख लें एजेंट डिक्रीजेस एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में लिख लें एजेंट increases from top to bottom in the ECS, from top to bottom in the ECS. For example, lithium is the strongest reducing agent. Lithium is the strongest reducing agent and F2 जो टॉप ऑफ द लिस्ट है लिथियम वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और F2 जो सबसे एंड में है, जो बुक में लिस्ट है उसके मुताबिक सबसे एंड में फ्लोरीन है, F2 है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू 303 बेटा थैंक यू। बात यह है कि ये टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको समझ में आएगा वो एंजॉय करता है। इसके लिए हमें एक खास बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का माइंड बनाना पड़ता है। अच्छा बेटा सुनो बच्चों, सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है। अब जो हमने अब तक लिखा उसको सुनो, जितना कुछ लिखा वो पूरा सुन लो। हमने कहा डेफिनेशन से लेके अब तक का पूरा सुनो, पूरा सुनो आयशा, मैं पूरा बता रहा हूं 2555 पूरा सुने तमाम बच्चे। मैं कह रहा हूं कि ये एक लिस्ट है जो हमने 2331 कह रही है, एक्सीलेंट वर्क, आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। सुने बच्चे बाकी भी, एक लिस्ट है जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज माइनस से प्लस में जा रही है, ठीक है, माइनस से प्लस में जा रही है। इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस से प्लस में जा रहा है, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ये एक बात की हमने डेफिनेशन में। फिर हमने कहा कि वो एलिमेंट जो अबव हाइड्रोजन है वो जब भी हाइड्रोजन से पेयर करेंगे गैल्वेनिक सेल में, तो अबव हाइड्रोजन वाले को एनोड बनाएंगे और फिर हाइड्रोजन बन जाएगा कैथोड। तो अबव हाइड्रोजन जिंक है, तो जिंक और हाइड्रोजन को मिलाया तो जिंक को बनाया एनोड, हाइड्रोजन को बनाया कैथोड। और फिर जब हमने हाइड्रोजन और कॉपर को मिलाया तो पॉइंट हमने लिखा कि बिलो हाइड्रोजन वाले को कैथोड बनाना है, तो कॉपर बिलो हाइड्रोजन है। तो जब हमने हाइड्रोजन और कॉपर का गैल्वेनिक सेल बनाया तो हमें पता चल गया कि हमने बिलो हाइड्रोजन वाले को कैथोड बनाना होता है। तो कॉपर को बना दिया कैथोड, हाइड्रोजन को बना दिया एनोड। जब भी आप गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, आप केमिस्ट हैं, आपको लेबोरेटरी में पता होना चाहिए कि किसको एनोड बनाना है, किसको कैथोड बनाना है। तो अबव हाइड्रोजन वाले को एनोड बनाना है और फिर हाइड्रोजन से पेयर है तो वो एनोड बन जाएगा, वो हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा। और बिलो हाइड्रोजन वाला है तो हाइड्रोजन को बिलो है तो हम हाइड्रोजन को बनाएंगे एनोड और बिलो वाले को बना देंगे कैथोड। जैसे कि हमने कॉपर और हाइड्रोजन वाला जो गैल्वेनिक सेल था उसमें कॉपर को बनाया था कैथोड और हाइड्रोजन को बनाया था एनोड। अच्छा, इसी तरह से हमने एक और सेल बनाया था जिसमें जिंक और कॉपर का सेल भी बनाया था हमने, गैल्वेनिक सेल, और उसका सेल पोटेंशियल भी मालूम किया था कल की क्लास में। अब अबव हाइड्रोजन है जिंक, तो खुद ब खुद हमें पता हो गया कि हमने जिंक को एनोड बनाना है और कॉपर को कैथोड बनाना है, क्योंकि डिसाइड हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट, जो ऊपर वाले हाइड्रोजन से उनको एनोड बनाना जाता है और नीचे वाले को कैथोड बनाएंगे। हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त कि किसको एनोड बनाए किसको कैथोड बनाए। गैल्वेनिक सेल काम करेगा नहीं करेगा। अगर उल्टा पुल्टा कर दोगे तो गैल्वेनिक सेल काम ही नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन अबव है कौन बिलो है, किसको एनोड बनाना है किसको कैथोड बनाना है। तो इस सवाल का जवाब हमें दे दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। फिर आए बच्चों आगे, अब उसके बाद हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स में यह बात हो रही है कि जो इस लिस्ट का दूसरा नाम रिएक्टिविटी सीरीज भी है। तो वो एलिमेंट जो
टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, और जो बॉटम ऑफ द लिस्ट हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्शन करने की सलाहियत डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बता देता हूं आयशा 2 3 5 7। मुझे अच्छा लगा आपने सवाल किया, मैं बता रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं, मेरी बातें सुन ले, सारे सवाल का जवाब दे दूंगा, किस बेसिस पे ये भी बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात। उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिखा कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, टॉप ऑफ द लिस्ट आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और बॉटम ऑफ द लिस्ट, ठीक है बेटा 2319, अभी बता देता हूं आसान लफ्जों में, डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2319 अभी बता देता हूं, अल्फाज अदा कर दूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मुझे बोलने तो दें। बोलो इन तीनों को आउट करो, बोलो क्या बात हो रही है बेटा कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जो बॉटम ऑफ द लिस्ट हैं दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो टॉप ऑफ द लिस्ट लिथियम है वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो बॉटम ऑफ द लिस्ट है वो है फ्लोरीन। ठीक है, तो वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो उसके अंदर हो क्या रहा होगा, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसके अंदर क्या हो रहा होगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही होगी। सही है, तो जो ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी वीक हो रही है, तो ऊपर से नीचे ऑक्सीडेशन की सलाहियत भी कम हो रही है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्ट्रांगली किसमें होगी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में। इसका मतलब है दे आर मोस्ट रिएक्टिव, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार खड़े में, इसीलिए इसी बेसिस पे दे आर स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। लूजिंग एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा है इजीली, क्योंकि उनके अंदर इसी वजह से ही इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहे हैं, इसीलिए वो मोस्ट रिएक्टिव भी हैं। आ गया सवाल का जवाब आयशा? ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों हमने कहा कि बॉटम ऑफ द लिस्ट आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बॉटम ऑफ द लिस्ट आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर खुद क्या हो रही होगी? रिडक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए खड़े हुए। फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली रिड्यूस होंगे। ठीक है, और बच्चों इस लिस्ट को हमने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। मैंने यही कहा ना, वैल्यूज माइनस से प्लस में आ रही हैं, तो हमने लिस्ट स्टार्ट कहां से की? लिस्ट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। बहुत सारे सवाल जो आपके जहनों में फौरन उसका जवाब मिलने वाला है आपको, सुनो। तो इस लिस्ट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। वैल्यूज माइनस से प्लस में जा रही हैं, इसका मतलब है वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीज हो रही है। अब मैं एक ट्रांसलेशन करता हूं। पोटेंशियल किसे कहते हैं?
ट्रांसलेशन बता दो पोटेंशियल की, आपके अंदर पोटेंशियल, सलाहियत, उर्दू में कहते हैं सलाहियत, इंग्लिश में कहते हैं टेंडेंसी, एबिलिटी, टेंडेंसी या एबिलिटी, सलाहियत। तो ऊपर से नीचे किसकी सलाहियत बढ़ रही है? रिडक्शन की, रिड्यूस होने की। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन कहां हो रही है? बॉटम ऑफ द लिस्ट, F2 में। जी, आ गई बात समझ में? तो रिडक्शन पोटेंशियल मींस रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किधर है? सबसे नीचे वाले में। और सबसे कम किस में होगी? सबसे कम किस में होगी? लिथियम में। जब भी उसकी वैल्यूज माइनस में जा रही हैं, सबसे कम सलाहियत है उसमें लिथियम में रिड्यूस होने की, सबसे कम सलाहियत है उसमें रिड्यूस होने की। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। लिथियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसमें तो ऑक्सीडेशन होगी ना। इसका मतलब है लिथियम के अंदर सबसे कम सलाहियत रिडक्शन की है, लिथियम के अंदर सबसे कम सलाहियत रिडक्शन की है। सबसे ज्यादा रिडक्शन की सलाहियत किसमें है? फ्लोरीन में। जी बिल्कुल मैंने कहा अलीजे, बिल्कुल मैंने कहा 2516। तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। तो लिथियम के अंदर, लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके अंदर सब, और ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो सबसे कम है लिथियम के अंदर रिडक्शन होने की सलाहियत, और सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिडक्शन प्रॉपर्टी है तो लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन उसके अंदर सबसे कम हो रही है, तो उसके अंदर ज्यादा क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन हो रही होगी, जब भी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आ गई बात समझ में? अब ये आया टेक्निकल बात, टेक्निकल पॉइंट, जिसको मजीद असल समझने की जरूरत है। जो जिसके अंदर रिड्यूसिंग एबिलिटी कम है, तो वो, इसका मतलब है सबसे कम है, तो इसका मतलब है उसके अंदर ज्यादा क्या चीज है? उसके अंदर ज्यादा क्या चीज है? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा वो खुद क्या हो जाएगा? वो खुद क्या बन जाएगा? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है वो खुद, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। तो लिथियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसके अंदर लिथियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा अब फ्लोरीन पे आ जाओ। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये लिस्ट इंक्रीज हो रही है, रिडक्शन स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे माइनस से प्लस में जा रही है। सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है? नीचे प्लस में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, तो उसके अंदर खुद क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जब भी इस लिस्ट को हमने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिड्यूस होने की पोटेंशियल, रिड्यूस होने की सलाहियत, टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में। तो वो रिड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। रिड्यूस का मतलब वो अपना खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज्ड। बेटा जो पढ़ा रहा हूं पहले वो तो पढ़ लो, 2305 जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ लो, 2305। बच्चों एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, बल्कि अंदाजा तो होगा।
आपको पता है इस ऑनलाइन क्लासेस में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है टीचर्स को भी और आपके हमारे ऑफिस स्टाफ को भी। आप लोग तो पढ़ ही रहे हो बच्चों, सुनो मेरी बात, आप लोग तो पढ़ ही रहे हो, कुछ आउटसाइडर्स भी फेक आईडी से ऐड हो जाते हैं आपके नामों से, आपके जीआर नंबर से, और पता नहीं कैसे होते हैं, पता नहीं कहां से पता चल जाता है उनको। डेफिनेटली कोई ना कोई तो आप में से शेयर करता है, कोई भी कर रहा हो जो शैतानी कर रहा है। उसकी वजह से वो चाहते क्या है, वो पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। वो तरह तरह के मैसेजेस, बेकार के क्वेश्चंस, सर रिपीट कर दें, सर रिपीट कर दें, और इतनी बच्चों वाली बातें पूछ रहे होते हैं। तो आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए बच्चों, कैरियर का मामला है ये, कैरियर का मामला है। आप लोगों को अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा, समझे ना, होशियार रहने की जरूरत है। हम सिंसियर हैं सारे टीचर्स, आप लोग भी हमारे साथ उसी तरह से लगन से पढ़ाई करें और इन चीजों को नजर रखें। ये बच्चों प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं? इतनी तो अकल है ना। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल बनो। मेडिकल कॉलेज की कंपटीशन है, उसको समझो कि उसमें पहुंचना है तो आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत है जी। वी शुड सिंसियर टू अवर सेल्फ, एक स्टूडेंट ने लिखा है। टीचर्स आपके साथ सिंसियर है, आपको अपने साथ सिंसियर होने की जरूरत है बच्चों। बच्चों वाला वो नहीं है, मेडिकल कॉलेज एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, इतना कंपटीशन है तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। लड़कियां समझती हैं ये बात, प्रोफेशनल होना, लिटरली मैं बताऊं, लड़के नहीं समझते। लड़कियां तो अपनी इतनी इतनी चीजें भी, पढ़ाई की चीजें होती हैं। देखो बच्चे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, जो जितना पढ़ने वाला होता है ना, तुम देखना, वो अपनी चीजें कम से कम वो करता है। वो कहता है बेटा पढ़ो, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़ो, तुम अपनी कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। दिस इज द फेयर कंपटीशन। समझ में आई बात? बेटा प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए आपके अंदर, कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। ये मेरी बात सुन लो। आपके अंदर प्रोफेशनल जेलसी कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। अपने कामयाब होना है जिंदगी में तो प्रोफेशनल जेलसी कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। ये वाली जेलसी नहीं बच्चों कि उसने, उसका मोबाइल अच्छा है तो उसकी लड़कियां जिस तरह करती हैं, लड़के भी करते हैं, कोई कोई देख रहा है, कोई उसका पर्स देख रहा है तो कोई मोबाइल देख रहा है। लड़कियां ज्यादा करती हैं ये इस टाइप की चीजें कम। लड़के तो अपनी फिक्र ही नहीं होती उनको क्या करना। लेकिन बता ही रहा हूं, आपके अंदर प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए बेटा, प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए आपके अंदर। प्रोफेशनल जेलसी को समझो, ठीक है? ये हर टीचर इस चीज को इंकरेज करेगा आपको। कामयाब रहोगे जिंदगी में। फेयर कंपटीशन है ना, तो फेयर कंपटीशन को फेयर रहने दो, ओपन रहने दो। ओपन कंपटीशन है, हर एक के पास अपना मौका है पढ़ने का। आप ये हर किसी बड़े से पूछ लो, वो आपको यही समझाएगा। मैं इससे ज्यादा आप नहीं कह सकता बेटा, आप लोग अपनी मुस्तकबिल बेहतर जानते हैं, ठीक है? बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। चलें जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। जी बेटा, प्रोफेशनल जेलसी कंपटीशन क्रिएट करती है, हेल्दी एजुकेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। जब भी तो आप कंपीट करते हो दूसरे से। मैं पर्सनल जेलसी के 100% अगेंस्ट हूं। समझ में आई बात? पर्सनल जेलसी की बात ही नहीं हो रही, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर्सनल जेलसी स्टूडेंट्स में होनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए। 2329 बेटा हफ्सा, थैंक यू सो मच। बेटा प्रोफेशनल जेलसी प्रोफेशनलिज्म होते हुए करते हैं, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता, वन साइडेड नहीं होती प्रोफेशनल जेलसी। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं किसी को, तो दूसरा भी आपको कुछ हेल्प करे।
मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए आपके अंदर। अभी नहीं समझ में आ रहा, मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे खुद समझ में आ जाएगा। जी मैं प्रोफेशनल जेलेसी को इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन कह रहा हूं बेटा, कंपटीशन। बात को क्लियर रखना, समझ में आ रही बात? 2304 थैंक यू सो मच। इशा 2327 थैंक यू सो मच। आप समझ में आ गया बेटा? आपकी मर्जी है, जो नहीं, जिसको जो एग्री नहीं करता उसकी अपनी मर्जी, जिसको समझ में आती है उसकी अपनी मर्जी, ठीक है? मैंने कहा ना बेटा, मैक्सिमम बच्चे एग्री करेंगे, कुछ बच्चे नहीं एग्री करेंगे। मुझे कोई वो नहीं है, जिसको बात समझ में आ गई वो समझ जाएगा इस बात को, ठीक है ना? कि मैं आज की बात तो नहीं है बच्चों, इतने साल हो गए हम लोगों को टीचर्स को पढ़ाते हुए। प्रोफेशनल जेलेसी की बात हो रही है, पढ़ाई की बातें हो रही है, कंपटीशन की बातें हो रही है, ठीक है? जो जितना ज्यादा टॉपर्स होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज कूट कूट के भरी हुई होती है। यूनिवर्सिटी में जाओगे सब यही बोलेंगे तुम लोगों को कि प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनो। सब पढ़ाकू बच्चे छुपे रुस्तम होते हैं, सब छुपे रुस्तम होते हैं। बाद में पता चलता है बेटा, ये सब बाद में पता चलता है। समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल आपने सही कहा मारिया, जो समझेगा वही आगे सक्सेसफुल होगा। चलें जी, टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक बात हो गई बच्चों। हम टीचर्स आपकी बेहतरी के लिए समझा रहे हैं, जिसको समझ में आ जाए उसकी मर्जी, जिसको नहीं समझ में आए उसकी मर्जी, ठीक है? चलें जी आगे बढ़े, आगे लिखें बेटा। आगे लिखें बच्चों। हमारा क्या है, हम तो बोल के आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों का फायदा है, समझोगे आपका फायदा, नहीं समझोगे आपका फायदा, ना नुकसान। हमारी क्या है, हम अपना तजर्बा बता सकते हैं। आगे लिखें। आगे लिखें बच्चों। बुक में बच्चों एक सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। जवेरिया थैंक यू। मैंने कहा ना, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया उसकी अपनी मर्जी। क्या अच्छा जुमला लिखा है एक स्टूडेंट ने, प्रोफेशनल जेलेसी इज अ रिएक्शन विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कंपटीशन। प्रोफेशनल जेलेसी इज अ रिएक्शन विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कंपटीशन। बेटा आई एग्री विथ यू, कैटलिस्ट का काम करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का काम करता है। बहुत अच्छा लिखा है बेटा। अच्छा बच्चे, बुक की सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ, जी बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड पैराग्राफ कोई बच्चा रीड करेगा? सेकंड पैराग्राफ कोई बच्चा रीड करेगा? हैंड रेस करो। बच्चे कह रहे हैं महफिल लूट ली, 100% राइट, बेहतरीन। लाइबा बेटा आप आ जाओ। आप सेकंड पैराग्राफ 2425 पेज 207, जहां पे पॉइंट्स लिखे हुए, पेज 207 का सबसे लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ना है। हाँ माइक ऑन कर रहा हूं बेटा आपका। लाइबा आरिफ 2425। जिसने हैंड रेस किया था, किसने किया था हैंड रेस? या जिसने भी, किसने रीड करना है? लाइबा शिराजी को खोलना। दोनों में से कोई भी आ जाए बेटा, कोई भी आ जाए। कौन आया पहले? वालेकुम अस्सलाम जी बेटा।
सर 207 का सबसे लास्ट पैराग्राफ इन definition the oxidation number, the term formal charge is used, which means it is not the नो actual नो, charge ये वाला on नहीं, the ये atom. वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसके बाद वाला, इससे ऊपर वाला देखो, जिस पे The लिखा हुआ formal डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर, जिस पे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर, देखो किस कहां लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर। सर पॉइंट लास्ट पॉइंट वो करें या डेफिनेशंस जो हैं वो करें? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। In in CS, the metal are placed in the order of reactivity and shows the displacement order. Metals displace metal lying below them in the list from solution of their salts. All metals above hydrogen have negative electrode potentials. बस ठीक है, इसको दोबारा से पढ़ दें, इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ दें। In ECS, the metals are placed in the order of reactivity and shows the displacement order. Metal displace metal lying below them in the list from solution of their salts. All metals above hydrogen have negative electrode potentials. ठीक है बेटा, मैं 2304 बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, आप सही कह रही हैं बेटा। बच्चों सुनो, बोर्ड की तरफ आओ जरा, बोर्ड की तरफ आओ, बोर्ड की तरफ आओ, इधर देखो। इस जुमले का मतलब क्या है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, Zn0, यहां पे कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है, ठीक है ना। होगा क्या? जिंक अबव लिस्ट है, कॉपर इस लिस्ट में कॉपर से ऊपर है जिंक, तो पॉइंट ये कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर। जो ऊपर वाले हैं वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या रिएक्शन होगा? सब बच्चे को पता है, ZnSO4 प्लस कॉपर न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। ZnSO4 प्लस कॉपर न्यूट्रल बन जाएगा। यहां Zn +2 हो गया, -2 हो गया, चार्जेस का कोई खास काम नहीं है। तो ये हो क्या रहा है कि Zn ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस आउट कर दिया, Zn ने उसको कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस आउट कर दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया? अगर मैं लिखता कॉपर प्लस ZnSO4, तो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर बिलो जिंक अबव कॉपर है, तो उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो कॉपर को तो उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी यूं समझो, एक चेयर हो बैठने की, और एक कोई बिल्डर हो और एक कोई दुबला पतला इंसान हो, तो कौन बैठेगा? जो बिल्डर होगा वही बैठेगा ना। दुबले पतले इंसान की क्या मजाल है कि उस बिल्डर के सामने उस कुर्सी पे बैठ जाए, एक ही कुर्सी है। तो इस अबव हाइड्रोजन वालों के पास ये सलाहियत है कि वो अपने से बिलो वालों को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस करने की सलाहियत रखते हैं। क्लियर हो गई बात? पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर, ठीक है बच्चों। मारिया फातिमा ने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, 2004 समथिंग मारिया, ठीक है। उसमें पॉइंट नंबर 2 जो बुक में है बच्चों, वो उल्टा लिखा हुआ है, उसको सही कर लेना, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, उसको सही कर लेना। जो मैंने लिखवाया है उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट नंबर 2 जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, उसको सही कर लेना, ठीक है। मैं बच्चों आप लोगों के 5-10 मिनट ऊपर लूंगा, क्योंकि मजीद मुझे अभी कुछ बातें करनी है। यहां तक सब क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? पॉइंट नंबर 2 बेटा एक उल्टा लिखा हुआ, पढ़ोगे जो खुद समझ में, जो मैंने लिखवाया है ना उसको पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। बच्चों एक बात बताऊं, बिल्कुल मैं इंसाफ से एक बात बोलना चाह रहा हूं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास में इस वक्त, उनको कल से लेके आज तक लिटरली वो जो कुछ पढ़ाया है ना उसको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे पता है कि मैंने किस अंदाज से पढ़ाया है और कितनी डिटेल से पढ़ाया है और किस तरह से ये टॉपिक डिलीवर किया है।
ठीक है, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है। जो पढ़ने वाले समझने वाले बच्चे हैं वो समझ गए। ये टॉपिक इतना आसान था नहीं, है नहीं, बहुत टेक्निकल टॉपिक है। थैंक यू बच्चों। और जितने बच्चे मुझे देखो अप्रिशिएट करते हो, हमारा हम दिल और चाहता है आप लोगों को और लगन से पढ़ाएं। ठीक है, अच्छा सुने बच्चों, अभी कुछ बातें बाकी हैं। अगर मैं ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी ना, सुनो अब बात निकली है। बहुत शुक्रिया बच्चों, तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया। सुनो, सुने मेरी बात। सुने बच्चों, अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली ना, बेटा कल नहीं, आज कम से कम इस टॉपिक को आज तो क्लोज करो। इस टॉपिक को कम से कम आज तो क्लोज करो, कल से चल रहा है। सुने मेरी बात। अभी मैं जरा कुछ बात कर लूं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पायलट कैसे बनते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है एसन, ठीक है 2510, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना, अब जब डिलीवर किया अब तो समझ में आ गया, जब समरी हुई है पूरी बात की। ठीक है चलो सही, अब तो क्लियर हो गया ना। अच्छा सुनो, अभी बेटा वो आगे कराएंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, अभी सब करेंगे, एक एक चीज कराऊंगा मैं आप लोगों को। सुनो मेरी बात, इस लिस्ट का नाम है, किसी ने आप में से सवाल मुझसे नहीं किया, करना चाहिए था। इस लिस्ट का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। थैंक यू सो मच। इस लिस्ट का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, और हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। सवाल यह आता है, व्हाई द लिस्ट इज अरेंज्ड, why the list is arranged on the basis of reduction potential, ऊपर से नीचे रिडक्शन की सलाहियत बढ़ रही है। why not this list is arranged on the basis of oxidation potential? give me answer। ये लिस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्यों नहीं अरेंज की गई? गुड क्वेश्चन ना, स्टैंडर्ड वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। आईयूपीसी ने कहा रिडक्शन पोटेंशियल से अरेंज करना है। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अरेंज करते तो क्या होता, और रिडक्शन पोटेंशियल से अरेंज किया तो क्या हुआ? सिंपल आंसर, हमने इस लिस्ट का दूसरा नाम रखा है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो वो एलिमेंट जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, रिडक्शन पोटेंशियल से वैल्यू से अरेंज किया तो वो एलिमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट आ गए जो कि मोस्ट रिएक्टिव थे, खुद ब खुद आ गए। आ रही बात समझ में? अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अरेंज करते तो ये लिस्ट पूरी अप्स एंड डाउन हो जाती, वो एलिमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाते जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं। सीरीज का नाम है एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, नाम रखना पड़ जाता है डी रिएक्टिविटी सीरीज। आई समझ में बात? अगर हम इसको अप्स एंड डाउन कर देते तो लिस्ट का नाम क्या हो जाता? रिएक्टिविटी सीरीज के बजाय डी रिएक्टिविटी सीरीज हो जाता। इसलिए 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 हमने लिस्ट को रिडक्शन पोटेंशियल से अरेंज किया है। आ गई बात समझ में? अगर आप गौर करें बच्चों, मैंने कहा ना ये बहुत मेहनत से मैंने पूरा लेक्चर कोशिश किया आपको समझाऊं। एग्जाम में एनटीएस के पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो टेक्निकल क्वेश्चन आया हुआ, 2 क्वेश्चन आए हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। पिछले सालों में इंटीरियर सिंध के पेपर में, एनटीएस में आया हुआ है, डाउ के पेपर में, अब आप लोगों के आ सकता है। अब तो एक ही पेपर हो रहा है, 2-2 क्वेश्चन आए, एक भी नहीं, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन। और उसमें
जो सीरीज अरेंज की गई है, जो लिखी गई है, वो क्या लिखी गई है? वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज की गई है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी लिस्ट को रिवर्स करके याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को। जी सोचो कितना कितना टेक्निकल टॉपिक है। अरेंज नहीं करना पड़ेगा बच्चों। कल मैंने जो लिस्ट भेजी थी, कल भी भेजी थी डायग्राम, देखो जरा, कल एक पिक्चर शेयर की थी इसी लिस्ट की, जरा उस पे आ जाओ, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अरेंज किया गया। जो कल मैंने भेजी थी उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अरेंज किया गया है। अभी फिर फॉरवर्ड कर दूं? अभी फिर कर दूं क्या? कर दो भाई वाली। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। कल वाली, हाँ, इसको शेयर कर दो। अभी कर दे रहे यहीं पे बेटा। जरूरी चीजें, टॉपिक अंडरस्टैंड करें। अच्छा सुने, अभी बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई। अब हमें इस लिस्ट से पता क्या क्या चल जाएगा। ये बेटा आपके सामने आ गई, ये लिस्ट अप्स एंड डाउन करके आपके सामने शो कर दी है। कल मैंने ऑलरेडी कर दिया था, वही लिस्ट को उल्टा कर दिया। तो आपने इसको रिडक्शन पोटेंशियल से याद रखना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आएगा तो खुद ब खुद आप उसको रिवर्स कर देंगे। क्लियर हो गया? कॉमन सेंस की बात है, कर लेंगे। घुमा के क्वेश्चन दिया था एनटीएस में, और ये उन बच्चों के लिए जो खास टॉपर्स हैं, जो बेहतरीन मार्क्स 80, 80, 85 प्लस लाना चाहते हैं। दूसरी स्लाइड तो अभी शो की थी, लास्ट वाली दोबारा शो कर दो। दोनों स्लाइड कर देते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी बात रह गई। दूसरी वाली भी आ गई बच्चे, दोनों में हो गई। अच्छा सुने, और भी बात सुने। इस लिस्ट में जो आपके ट्रेंड्स हैं वो भी अच्छे खासे कवर होते हैं। बेटा पूरी लिस्ट याद नहीं करनी, कॉन्सेप्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट बनाना है, कौन अबव है, कौन बिलो है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें रिडक्शन हो रही है, ये सब। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसको हम मेटेलिक करैक्टर कहते हैं, वो भी टॉप ऑफ द लिस्ट में रिडक्शन वाले में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उनमें मेटेलिक करैक्टर भी सबसे ज्यादा है। और मेटेलिक करैक्टर ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर ऊपर से नीचे वीक हो रहा है। तो ये भी आप एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं कि मेटेलिक करैक्टर टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे ज्यादा है, ऊपर से नीचे मेटेलिक करैक्टर कम हो रहा है। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या है? ऊपर से नीचे कम हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे कम हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम, वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मेटेलिक करैक्टर भी उसी में सबसे ज्यादा है। तो आप कह सकते हो दूसरे अल्फाज में कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नीचे होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप पे, तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा नीचे होगी। और आप सबको बच्चों को पता है, बच्चे को पता है, फ्लोरीन इज 4.0। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा है। कितनी होती है? 4.0। याद है ना सबको? आ गई बात समझ में? ये पॉइंट भी समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज से क्या क्या पता चल जाता है? इतनी सारी चीजों का पता चल रहा है। कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर है। सब पता चल रहा है, सब पता चल रहा है।
और हमें इसमें उस बात को बेटा 2529 भूल जाओ, नहीं पूछ रहा कोई आपसे, कोई नहीं पूछेगा, 2529 भूल जाओ। हमें इस बात से यह भी पता चल रहा है कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का भी पता चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया बोर्ड के ऊपर कि जिंक कॉपर सल्फेट, तो ये क्या हो रहा है, ये तो रिएक्शन हो जाएगा लेकिन कॉपर का जिंक सल्फेट से नहीं होगा, तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी पता चल जा रहा है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, यह भी पता चल जाता है कि दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। और लास्ट बात बच्चों, लास्ट बात, हम टोटल सेल का पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। कल की क्लास में मैंने कॉपर जिंक का सेल पोटेंशियल मालूम किया था, ठीक है ना। कल सेल पोटेंशियल कॉपर जिंक का मालूम किया था, कितना आया था 1.10। तो सेल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं कि अगर हम वोल्टाइक सेल कंस्ट्रक्ट करें तो वो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा। इतनी सारी बातों की नॉलेज मिल जाती है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो बच्चों मैं अपनी बात यहां पे रोक रहा हूं और प्री मेडिकल के बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, दो इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं बस, और आज की क्लास में यहीं पे रोकूंगा। दो इंटरेस्टिंग बात। एक इंटरेस्टिंग बात ये, मेडिकल लाइफ में आप सबको पता होगा बच्चों, ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरह चेक करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो शुगर पेशेंट होते हैं वो किस तरह चेक करते हैं, ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं घरों में। तो ग्लूकोमीटर जो है घर घर में, हर दूसरे घर में, चौथे घर में डायबिटीज पेशेंट होते हैं, ग्लूकोमीटर यूज करते हैं। ग्लूकोमीटर, एक बच्चा कह रहा है थर्मामीटर, बताओ। तो ग्लूकोमीटर जो है वो ग्लूकोज का रिडॉक्स पोटेंशियल डिटेक्ट करके ग्लूकोज की रीडिंग देता है हमें। समझ में आई बात। ग्लूकोमीटर हमें क्या करता है, ग्लूकोज की रिडॉक्स पोटेंशियल को डिटेक्ट करके हमें रीडिंग देता है। ग्लूकोज की जो रीडिंग आती है ग्लूकोमीटर में कि इतनी ग्लूकोज की रीडिंग है, तो वो उसका, अच्छा ठीक है बेटा बाय मिस्टेक सेंड हो गई थी, कोई बात नहीं। तो वो ग्लूकोज का रिडॉक्स पोटेंशियल डिटेक्ट करता है, और जो शुगर की रीडिंग है ग्लूकोमीटर में वो ग्लूकोज की रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यूज से डिटेक्ट होकर ग्लूकोज की रीडिंग आती है। देखो कितनी सारी नॉलेज में तुम लोगों के इजाफा हो गया। अच्छा जी, बात मेरी, लेक्चर कंप्लीट हो गया। एक बच्चे ने पूछा नम्स का फॉर्म आ गए, मैं बता रहा हूं बच्चों, अब 5 मिनट और सुन लो। नम्स के फॉर्म नहीं आए, ठीक है, नम्स के फॉर्म नहीं आए, नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज के फॉर्म नहीं आए। नम्स का जो अभी फॉर्म, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज का फॉर्म आया वो लड़कों के लिए पहले ही बता चुका हूं मैं, ये बातें सारी बोल चुका हूं, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। और फिर गर्ल्स बॉयज की जो सिविलियन सीट का टेस्ट है वो नम्स के थ्रू अभी आएगा, वो अभी आया नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात जी। अब एक बच्चे ने पूछा, आखिरी बात, पायलट कैसे बनते हैं, बस इस सवाल का जवाब सुनो और आज की क्लास कंप्लीट। पायलट कैसे बनते हैं बच्चों, कितने बच्चों को पायलट बनने का शौक है, चलो ये बताओ जल्दी से। कितने जीडी पायलट, फाइटर पायलट, कितने बच्चों को बनने का शौक है, जल्दी से बताओ। बड़ी मजे की बात बताने जा रहा हूं। बहुत से बच्चों को है ना, देखो कैसे बनते हैं डॉक्टर, डॉक्टर तो बनते हैं पता है, कैसे पायलट बनते हैं सुनो। जिस तरह ये बाकी टेस्ट आते हैं इसी तरह से अभी पायलट की, जीडी पायलट का भी टेस्ट आएगा। गर्ल्स बॉयज सब दे सकते हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज सब दे सकते हैं, गर्ल्स बॉयज सब दे सकते हैं, समझ में आ गई बात। और उसमें काफी सारे बच्चे, अभी मैं क्लास में बता रहा था, उसमें पता चला कि उस लड़की ने क्लियर किया हुआ है पिछला वाला अटेम्प्ट, मार्च वाला अटेम्प्ट,
तो उसमें इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं और दीगर होते हैं, उसमें फिर वो टेस्ट होता है बेस, मैथमेटिकल कंप्यूटराइज पेपर होता है, उससे आप क्लियर कर लेते हैं, फिर ISSB होती है तो फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया एक तरीका। बेटा मेडिकल के बच्चे भी दे सकते हैं, GD पायलट बन सकते हैं, लड़कियां क्लियर करती हैं। पिछले सालों में कितने बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह टेस्ट क्लियर किया, लड़कियों ने भी, लड़के भी दे सकते हैं, लड़कियां दे सकते हैं, GD पायलट का टेस्ट आता है। अच्छा सुनो आगे, एक स्टोरी सुनो और आज की क्लास कंप्लीट। बस आखिरी बात इंटरेस्टिंग